अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। 2020-21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो लॉज ऑफ मोशन से 5 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। चैप्टर 4 की बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर की, जिसमें 9 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। मॉड्यूल 5 कंप्लीट अगर हम ले लेते हैं, जिसमें चैप्टर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है, यानी लास्ट अल्टरनेटिंग करंट तक है। तो टोटल मिलाया जाए तो उसमें 9 मार्क्स का 2021 में पूछा गया है, 14 मार्क्स का पूछा गया है। डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, तो इसमें 8 मार्क्स का पूछा गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगर बात करते हैं, वो 3 मार्क्स का पूछा गया। अगर आप वेव फेनोमेना की बात करते हैं, चैप्टर 14 है, तो वो 6 मार्क्स का पूछा गया है। और मजे की बात ये है कि जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जिनके वीडियो अवेलेबल है। ऐसा नहीं केवल यही पूछा गया है, ये केवल 50% यानी 45 मार्क्स का इतना पूछा गया है इन चैप्टर से। बाकी चैप्टर्स भी हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तक वो मैंने प्रोसेस में है, यानी कि वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं अब तक। तो अभी इतने चैप्टर्स बिल्कुल अवेलेबल हैं आपके पास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और आप इस लायक हैं अभी कि अभी आप 45% सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। 2021 में अगर आप बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर 3 है, तो उससे टोटल 5 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया जो कि क्वेश्चन नंबर 3 ब्लू मार्कर में आपको दिख रहा है, और जो आपको ब्लैक में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 20, ये 4 मार्क्स का पूछा गया है। तो इस साल जो 2021 में पूछा गया टोटल 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम स्टडी करेंगे। तो आइए फटाफट एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कुछ सवाल पूछा है और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत ईजी सवाल पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ेंगे तो लिखा है अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल नॉर्मली विद द वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज। सर थोड़ा थोड़ा भूले भूले से लग रहा है। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल भी इस चैप्टर में भूल चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज द मोमेंटम। देखिए मोमेंटम होता क्या है। जब हम मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो मोमेंटम का सिंपल सा मतलब होता है कि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसका डेफिनेशन भी यही होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, क्योंकि मास तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसके पास डायरेक्शन होता है। तो मोमेंटम के पास भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन वाइज काम करता है। सो मोमेंटम भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट की बात कीजिए तो m इंटू वी। अब देखिए m तो kg में होता है और v किस में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। तो टोटल अगर आप बात करेंगे तो kg मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो जाता है। अब देखिए ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि एक्चुअली मोमेंटम है क्या। क्या है मोमेंटम। जैसे आप समझिए कि आप पार्क में बैठे हुए हैं, आप पार्क में अपने सीट पे आराम से करके बैठे हुए हैं, मस्त एकदम हवा ले रहे हैं, वाह क्या हवा आ रहा है। तो उस समय आपकी मास तो जीरो नहीं है। देखिए मास तो जीरो होता नहीं है। आप पार्क में रहें, घर पे रहें, कहीं भी रहेंगे तो आपका मास तो रहेगा ही रहेगा, राइट। हाँ, अब बहुत ज़्यादा मून पे चले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, या कहीं और चले जाएंगे तो ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटी का मास वहाँ भी नहीं बदलता है। मास वहाँ भी नहीं बदलता है, वहाँ ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, मास नहीं बदलता। मास तो ऑल यूनिवर्स में आपका वही रहेगा। वो अलग बात है बीमार पड़ गए, वजन कम गया, या ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया, वजन बढ़ गया, तो अलग बात है। लेकिन वैसे जो मास है वो मास रहेगा। तो आप पार्क में आराम से बैठे हुए थे, तो उस स्थिति में जब आप बैठे हुए हैं तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा आपका मास कितना है। तो भाई आपका मास तो वही होगा जो आपने एक आध हफ्ते पहले, एक आध महीने पहले आपको आइडिया होगा, आपने वही वेइंग मशीन से 1-2 रुपये दे के या कैसे भी करके अपने घर में भी मशीन होगा तो चेक किया होगा, तराजू में थोड़ी खड़े होंगे। तो 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, 65, 70, 80, इसी के हिसाब से आपका मास होगा। ठीक है, आपका एक पार्टिकुलर मास आपके पास है। लेकिन मोमेंटम कहता है कि मास तो होता ही होता है, साथ में P इज इक्वल टू एम वी होता है। यानी कि यहां मैं दिखाऊं तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। देखिए ये और ये, इसको देखिए ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर हो गया। अब मोमेंटम कहता है कि मास तो चलो जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी तो जीरो हो सकता है। नहीं हो सकता क्या जीरो। अरे आप बैठे हो पार्क में भाई, आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो उस स्थिति में क्या आपकी वेलोसिटी जीरो है। तो उस स्थिति में आपका जो मोमेंटम अगर मैं निकालूंगा तो मोमेंटम सिंपल है,
आहा, सिंपल है मोमेंटम। देखो केवल मास मास से गुणा कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी तो चेंज होगा। यहाँ क्या नहीं चेंज होगा, यहाँ मास नहीं चेंज होता है। पार्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, हाँ अगर आप क्वेश्चन में कहेंगे गाड़ी जा रही है, गाड़ी के ऊपर जो है कुछ मान लो कुछ लोग उस पर खड़े हो गए या कुछ और मटेरियल डाल दिया गया, लोड कर दिया गया, तो मास चेंज हो सकता है, वैसे मास चेंज नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी एक अपने कंट्रोल में है। जैसे अपनी मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मैं आराम से खड़ा रहूंगा तो मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे चलूंगा तो हो सकता है मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 1 मीटर चल जाना, उससे और कम हो सकता है मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो मेरी वेलोसिटी हो जाए 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, और तेज दौड़ना शुरू कर दूं हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड हो जाए। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज करेगा ना, वैसे वैसे मोमेंटम भी चेंज करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस इतना ही आपको समझना है। तो मैं कह रहा था पार्क में आप बैठे हुए हैं, आपका मोमेंटम है 0, तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। अचानक आप खड़े होते हैं और खड़े होकर वॉक करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आप ऐसा वॉक करते हैं कि आप 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम आपका था 0, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं, आपका जो भी मास है, सपोज करते हैं आप 50 kg के हैं, ठीक है 50 kg के हैं, तो जब शुरुआती में 50 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि आप वॉक करना शुरू कर दें और 1 मीटर पर सेकंड या दौड़ना शुरू कर दें 1 मीटर पर सेकंड से, तो वहां पर आपका जो मोमेंटम आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 1 यानी 50 kg मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए ये वाला होता है मीटर पर सेकंड में और ये वाला होता है kg में। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये 2 सवाल करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये भी है कि आपका जो आने वाला पेपर है 2022-2023, जब भी आप पेपर देने वाले हैं तो इससे रिलेटेड और क्या सवाल पूछ सकता है। अगर मोमेंटम के बारे में ऐसा पूछा तो मोमेंटम के थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये टोटल इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं PI। आपका P इनिशियल 0 था, लेकिन P फाइनल आपने क्या निकाला 50, ये तक क्या kg मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या है kg मीटर पर सेकंड। अभी सवाल पे ध्यान मत दीजिए आप 20 वाले पे, अभी सॉल्यूशन पे देखो पहले वाले का, तो ये 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ हम निकालते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज का चेंज निकालना होता है तो फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं हम लोग। जैसे सुबह आपके पास 10 रुपया है और शाम में आपके पास 100 रुपया हो गया, मैंने आपसे पूछा कितना चेंज हुआ, तो आप जो आखिरी 100 रुपया था उसमें से 10 रुपया माइनस कर दें, कहेंगे प्लस 90, यानी कि 90 रुपया गेन हुआ है, प्लस ये बताता है। लेकिन सुबह 100 रुपया आपके पास है, शाम में 10 रुपया हो गया, मैं आपसे पूछूं कि आप में कितना चेंज हुआ है, तो आप कहेंगे 100 माइनस 10 नहीं करेंगे, 10 माइनस 100 करेंगे, माइनस 90, मतलब 90 रुपया मेरे यहाँ से गया है। तो वही तरह से प्लस माइनस बताता है लॉस है या गेन है। देखिए यहाँ पर डेल्टा पी कैसे निकलेगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी कि 50 माइनस 0, और ये है kg मीटर पर सेकंड। तो आंसर समझ में आ गया, 50 kg मीटर पर सेकंड ही आएगा यहाँ पर जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो राइट, चलिए इस सवाल को जरा पढ़ते हैं, अब क्लियर हो। कहता है ए बॉडी ऑफ मास m, कोई बॉडी है मास m, कोई भी बॉडी हो सकता है, वो m मास है उसका, कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल नॉर्मली, ऐसे करके आपने फेंका उसको। देखिए कोई भी गेंद मान लेते हैं, ये गेंद हो सकता है, और किसी दीवार पे ऐसा करके हमने फेंका इसको। तो कहता है कि जब उसको हम इसको इस तरह से फेंक रहे हैं, यानी कि जब वो टकरा रहा है दीवार पे, दिख रहा है ना, कोलाइड कर रहा है अगेंस्ट अ वॉल, किसी दीवार पे टकरा रहा है। टकरा भी कैसे रहा है, नॉर्मली टकरा रहा है। देखिए ध्यान से, ये वर्ड पे आपको ध्यान दीजिए, नॉर्मली टकरा रहा है, यानी तिरछा नहीं टकरा रहा है, मतलब जिस ऐसे आपने फेंका और ऐसे उसी रास्ते पे सेम एकदम 90 डिग्री दीवार के साथ इस तरह से आया और यहाँ 90 डिग्री बना रहा है ये, ठीक है। तो वापस क्या कर रहा है, विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। उसके बाद कहता है रीबाउंड्स करता है वो सेम वेलोसिटी से, यानी कि अगर ये दीवार हम मान लेते हैं, अगर ये दीवार मान लेते हैं, तो एक बार तो ये जो है v वेलोसिटी से गया है और इसी रास्ते पर जो है सेम पाथ पे v वेलोसिटी से इधर आ गया है। देखिए डायरेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। फिजिक्स में आपको डायरेक्शन वाइज काम करना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं, ये अगर पॉइंट है तो यहाँ 2 डायरेक्शन होता है, एक ये डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है, एक ये डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये मान लो कौन से डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। तो जनरली जो है मान के चलते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी जाने वाला डायरेक्शन पॉजिटिव था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन वाइज हम लोग काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम लोग काम करने वाले हैं। तो जब हम डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ पर जरा आप देखेंगे ध्यान से, तो इसको मैं PI PF अभी इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, तो मैंने एग्जांपल लिया था, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इसको भी मिटा देता हूँ। चलो जी तुम भी मिट जाओ। अब सिंपल सा आप मुझे एक बात बताओ, जब ये जा रहा था तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv हो गया PI,
और जब ये बाउंस होके जा रहा है तब भी इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। लेकिन फर्क क्या हो जाएगा कि जो p इनिशियल है वो तो mv होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन हम ले रहे हैं, लेकिन जो pf होगा यानी कि इस डायरेक्शन में अब जो जा रहा है वो माइनस mv हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? इधर वाला आएगा तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब वो टकरा के ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस mv हो जाएगा। और भाई हम चेंज निकालते हैं pf माइनस pi, तो pf कितना है, माइनस mv माइनस, अब देखिए pi भी कितना है, mv, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस 2mv हो गया यहाँ पे, यानी ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा आंसर इसमें से देखिए जीरो हो नहीं सकता है, mv होगा नहीं, माइनस mv होगा नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या स्क्रीन दिख रहा है। जी हाँ, स्क्रीन साफ सुथरा बहुत ही क्लियर दिख रहा है एकदम से। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मोमेंटम क्या है, किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर दो माइनस कहाँ से आया है, देखिए ये जो माइनस आया है ये वाला चेंज फार्मूला वाला, यानी यहाँ जो माइनस है यही वाला माइनस, देखिए एरो दिखा देता हूँ मैं, लेकिन ये वाला माइनस क्या है, ये इसका माइनस क्यों है, तो यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से माइनस है यहाँ पर, राइट। ओके, अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को जरा पढ़ते हैं, 20 वाले सवाल को पढ़ते हैं। 20 नंबर क्या कहता है, ये कहता है गिव एनी 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल। और चारों में से किसी एक को आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी दे देंगे। 4 मार्क्स का ये आपसे पूछता है। तो इसमें क्या कहता है, 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखिए अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया, जाइए उसे देखिए, समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो देखिए कहता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है, देखिए आपने कभी देखा है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। अच्छा, मोमेंटम किन किन फैक्टर पे मतलब डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। यानी कि मास और वेलोसिटी है, मैं आपको बोलूंगा कि मेरा आंसर बता रहा हूं, मोमेंटम है 20 kg मीटर पर सेकंड। ध्यान सुनना, मैंने बोला कि देखो जी एक मोमेंटम है जिसकी वैल्यू है 20 kg मीटर पर सेकंड, और मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा और आपके दोस्त से भी सवाल पूछूंगा, आप दोनों को मैं मौका दूंगा एक एक बोलने का, और मैं बोलूंगा कि आप गेस करो कि 20 कैसे आया होगा, मतलब 20 कैसे आया होगा, तो दो यहाँ क्वांटिटी होगा उसी को मल्टीप्लाई कर 20 आया होगा। देखिए या तो मास 1 kg हो और वेलोसिटी 20 हो तो 1 × 20 हो सकता है, तो 20 आंसर आएगा। चलिए, आपने कहा कि सर मास 1 kg हो सकता है और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो सकता है, लेकिन आपके दोस्त ने कहा कि नहीं सर मास 5 kg हो सकता है और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो सकता है। क्या नहीं हो सकता क्या है? अरे नहीं हो सकता क्या, तब भी तो 20 ही आएगा। तीसरे दोस्त ने कहा सर ये भी तो हो सकता है कि मास 4 kg हो और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो। यानी कि एक आप मोमेंटम के किसी भी वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पर उसका जो फैक्टर होता है एम और वी, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो ये एक इस तरीके की चीज हो जाएगी कि भाई एक माइंड में होगा ना, गेस कर सकते हैं हम लोग कि तीनों ही कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकता है। अगर मास 1 kg लेंगे तो वेलोसिटी काफी ज्यादा है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही हमने मास को बढ़ाना शुरू कर दिया तो देखा वेलोसिटी घटता चला गया। अगर मास को हम करते हैं 5 मीटर पर सेकंड 5 kg तो वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। अगर मास को करते हैं 4 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी बढ़ के हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो इससे ये चीज पता चलती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रक है और एक कार है, ठीक है, ट्रक है और एक कार है, तो बताइए ट्रक अगर धीरे धीरे भी, देखिए कंडीशन क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो रुका रहेगा तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ट्रक अगर धीरे धीरे भी चल रहा होगा ना, धीरे धीरे भी ट्रक चल रहा होगा ना, तो उसका मास इतना ज्यादा है कि जब उसको अगर उसका 1 मीटर पर सेकंड भी होगा, अगर ट्रक बहुत धीरे धीरे चलेगा, एकदम सुस्ता सुस्ता के चलेगा, आराम आराम से धीरे 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 चल रहा होगा, या सपोज कीजिए हाथी मान लीजिए और हिरन मान लीजिए, हिरन बहुत तेज दौड़ता है, हाथी बहुत धीरे धीरे भी चलेगा ना, और हिरन बहुत, अगर हाथी धीरे धीरे चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, लेकिन उसका मास मान लो 1000 kg है, सपोज करते हैं 1000 kg उसका मास है, तो मोमेंटम का वैल्यू पता कितना आ जाएगा, 1000 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हिरन को 1000 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम के बराबर करना है तो मास थोड़ी ना अपना बढ़ा लेगा, वो मास तो वही रहेगा, उसे अपनी वेलोसिटी को बढ़ानी पड़ेगी, तब वो उसके बराबर होगा। उसी तरीके से जो ट्रक होता है, ट्रक धीरे धीरे भी चलेगा
तब भी उसका बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा। लेकिन अगर उतना ही मोमेंटम बराबर करने के लिए अगर किसी गाड़ी या आपको दौड़ाया जाए तो आपका या गाड़ी का मास कम होता है, तो वेलोसिटी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि एक तेज आता हुआ गाड़ी, एक सड़क पे बहुत तेज कार चल रहा है और एक धीरे 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 जो है वो क्या चल रहा है, कोई कार मतलब ट्रक चल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो बहुत तेज गति से आ रहा है उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा और जो धीरे धीरे जा रहा है वो उसका मोमेंटम कम होगा, क्योंकि मोमेंटम बताने के लिए हम केवल वेलोसिटी देखकर नहीं बता सकते हैं, हमें मास से भी मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसे समझते हैं दो गाड़ियां हैं, ठीक है, दो गाड़ी है, पीछे से ट्रक आ रहा है, ऐसे समझते हैं पीछे से ट्रक आ रहा है और आगे कार चल रहा है, ठीक है। आराम से मान आराम से मस्ती में ट्रक का ड्राइवर जो है ट्रक चला रहा है मस्ती में, एकदम से मैं निकला गड्डी लेके इस तरह से चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, ठीक ठाक जितना चलना चाहिए। और आगे जो है कोई गाड़ी है, यानी कि आगे कोई कार वगैरह है, उसके भी ठीक ठाक स्पीड आप मान लेते हैं। तो अभी टक्कर नहीं हुआ दोनों में, तो टक्कर से पहले इस ट्रक का अपना एक मोमेंटम होगा, क्योंकि इसका अपना एक मास है, अपनी एक वेलोसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कार का अपना एक मोमेंटम होगा, क्योंकि अपनी इसकी वेलोसिटी है, इसका मास है। अब क्या हुआ, दोनों में फिचक टक्कर हो गया। अब टक्कर हो गया तो टक्कर जब हुआ तो टक्कर के दौरान क्या होगा कि जो आपका मतलब कार है वो भी एक फोर्स लगाएगा किस पे, ट्रक पे, और ट्रक भी एक फोर्स लगाएगा किस पे, कार पे। अगले ही पल हम देखते हैं कि ट्रक की स्पीड थोड़ी कम जाती है, जबकि टक्कर होने की वजह से कार की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, कार की स्पीड बढ़ जाती है। अब इसको छोटा समझते हैं, छोटा सा, अगर ये बड़ा ट्रक ना होकर बच्चों का खिलौना हो, समझते हैं बच्चों का खिलौना हो, खिलौना आता है, ट्रक आता है, गाड़ी आती है, बैटरी वाली कार वाली आती है। तो अगर हम ये समझते हैं कि मान के चलिए ट्रक चल रहा था 1 मीटर पर सेकंड से, कैसे चल रहा था, 1 मीटर पर सेकंड से ट्रक चल रहा था, और उसके आगे मान के चलते हैं कार भी 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अब मान लेते हैं ट्रक का मास जो है वो 100 kg है ना, छोटा बच्चा खिलौना होता है ना, उस पर प्रैक्टिकल एक बार करेंगे, क्योंकि रियलिटी में तो देखिए इंसानों की जान मान खतरा हो सकता है, ऐसे तो कभी होना नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों खिलौने के ऊपर। तो मान लेते हैं ट्रक जो है, ट्रक का जो मास है वो 100 kg है, वैसे ओरिजिनल ट्रक का तो ज़्यादा होगा, और जो कार ले रहे हैं 100 kg भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। एक काम करते हैं, मान के चलते हैं कि जो ट्रक का मास है वो 2 kg मान लेते हैं, 100 kg बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 kg मान लेते हैं, और गाड़ी जो है ना कार, उसका 1 kg मान लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर जब टक्कर होगा दोनों में, जब दोनों में टक्कर होगा तो इसे पहले निकालते हैं। तो जो आपका ट्रक है ना, ट्रक, उसका मोमेंटम हम निकालेंगे, तो उसका मास हमने 2 kg लिया है और वेलोसिटी 1 है, तो 2 × 1 2 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी टक्कर से पहले ट्रक का 2 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है। और जब हम इस पे आते हैं, कार पे आते हैं, तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 1 kg का है, यानी 1 × 1 1 kg मीटर पर सेकंड है, यानी ये इस तरह का ये चीज हुआ। तो टोटल दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए ये है 2 kg मीटर पर सेकंड और ये है 1 kg मीटर पर सेकंड, तो दोनों जोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हो गया टक्कर, फचाक से टक्कर हो गया। टक्कर के बाद अब ये आगे बढ़ गया, अब ये आगे बढ़ गया। तो ऐसा देखा गया है कि जो टक्कर के पहले बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम जो 3 kg मीटर पर सेकंड आया था, अब भी जब जोड़ेंगे इसको तो भी 3 kg मीटर पर सेकंड ही आएगा। यानी होगा क्या, यहाँ पर देखिए मास उसका 2 kg, यहाँ भी 2 kg ही रहेगा, वो घट बढ़ नहीं जाएगा। कार का भी मास 1 kg ही रहेगा, वो भी नहीं घट बढ़ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कार की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो उतने ही रेशियो में ट्रक की वेलोसिटी घट जाती है, यानी दोनों बराबर कर लेता है। तो इसीलिए इधर 3 kg मीटर पर सेकंड टोटल जोड़ के आया है। तो टक्कर के बाद भी ये जो आप निकालेंगे, जो उसकी भी वेलोसिटी आपको मिलेगी वो भी 3 kg मीटर पर सेकंड आएगी, यानी ये कंजर्व है। तराजू से पकड़ते हैं ना, इधर 3 kg मीटर पर सेकंड, टक्कर के बाद भी 3 kg मीटर पर सेकंड। इसमें देखिए टोटल अगर लीनियर मोमेंटम को जोड़ रहे हैं, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों ही बराबर। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी जैसे एनर्जी कंजर्व होता है ना, वैसे ये भी कंजर्व होता है। तो उसी पर ये सवाल है, गिव एनी 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल। इनमें से किसी एक को डिटेल में आप बताएं। देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जो है
कुछ एक आध जो है हम एक कर देंगे, बाकी आपके पास आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एन एस्ट्रोनॉट इन, एस्ट्रोनॉट की अगर बात करते हैं जो ओपन स्पेस खुले स्पेस में होता है, who wants to return to the spaceship, जो स्पेसशिप में वापस आना चाहता है। आपने देखा है जो लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ऊपर जो जाते हैं, रॉकेट जो जाते हैं ना, कैसे जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह के पास उधर जाते हैं वो अपने, तो स्पेसशिप में जब वो जाते हैं तो बाहर जब निकलते हैं तो आपने देखा वो रस्सा बांध के निकलते हैं, ठीक है, वहाँ रस्सा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ अगर आप ऐसे बाहर निकल जाएंगे तो बाहर ही वहाँ ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर वो दूर आप पता नहीं कहाँ ब्लैक होल में पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो अगर इसको स्पेसशिप में वापस आना है, सपोज करते हैं मैं यहाँ पर हूँ स्पेसशिप में, मुझे पीछे की ओर जाना है, पीछे मेरा स्पेसशिप है, तो अब यहाँ ग्रेविटी वगैरह तो है नहीं कि कुछ है, तो यहाँ पर कोई चीज़ मैं फेंकूंगा ना, ऐसे करके उल्टा फेंकूंगा, मुझे जाना है इधर, मुझे जाना है इधर, मैं फेंकूंगा इधर, तो उससे क्या होगा, समझिए मेरी बात को, उससे क्या होगा कि यहाँ पर जब मैंने इधर की ओर फेंका तो जो इधर की ओर गया है, जो मोमेंटम इधर की ओर गया है उसका अपोजिट उतना मोमेंटम मेरे पास आ जाएगा। कंजर्व है मोमेंटम, मोमेंटम तो कंजर्व होता है, वो मेरे पास आएगा। अब मेरे पास है, देखिए टक्कर से पहले यानी जब वो ऑब्जेक्ट था, मैं था रेस्ट में था, जीरो था ना, जीरो था ना जी, लेकिन अब जब मैंने उसको ऐसे करके फेंका, जब मैंने उसको फेंका तो उतना ही मोमेंटम मुझे भी मिलेगा, ताकि अगर इधर मान लो -10 इधर +10 दोनों जोड़ेंगे तो जीरो, जैसे कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कंजर्व होता है। तो जो मोमेंटम मुझे पीछे की ओर मिलेगा वो मुझे स्पेसशिप में वापस जाने में मुझे मदद मिलेगा। वही यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पे कि थ्रू सम ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फेंकता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पेसशिप, बाय डूइंग सो ही गेन्स अ मोमेंटम, एक मोमेंटम गेन करता है वो, equals and opposite to that of the thrown object, and so he moves towards the spaceship, जिससे कि वो स्पेसशिप में वापस आ सकता है। सेकेंड, रॉकेट का आपने देखा होगा, रॉकेट एंड जेट प्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। नीचे से गैस निकल रही होती है, हाइड्रोजन गैस, बहुत सारी गैस होती है, जो धुआं नीचे होता है, और जितना नीचे मोमेंटम देता है उतना ही मोमेंटम उसको ऊपर की ओर देता है। इसको न्यूटन का थर्ड लॉ से भी आप समझ सकते हैं, एक्शन रिएक्शन, अगर इधर एक्शन करेंगे इधर रिएक्शन करेंगे, बट हमें जवाब देना है मोमेंटम के टर्म में। आगे बात करते हैं, While firing a bullet, the gun should be hold tight to the shoulder, कंधे पर जो बंदूक को जब ऐसे करते हैं तो जब बुलेट आगे की ओर निकलती है, जिस वेलोसिटी से, जिस मोमेंटम से वो निकलती है, सेम मोमेंटम वो पीछे की ओर भी क्रिएट करती है। फर्क बस इतना है कि बुलेट का मास कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बुलेट का मास कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और बंदूक का मास ज़्यादा होता है तो बराबर करने के लिए वेलोसिटी इसकी कम हो जाती है। क्योंकि देखिए एक बार में अगर आपको देखिए, अगर इधर 4x5 करेंगे तो इधर 5x4 करना पड़ेगा। एक तरफ मास आप 4 ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपको मास 5 लेना पड़ेगा। तो आपको अगर मास को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जहाँ 5 आपका वेलोसिटी था इधर 4 हो जाएगा, तो दोनों में एक चीज़ बढ़ेगा घटेगा तभी तो बैलेंस करेगा वो, तो इसीलिए धक्का पीछे को कंधे पर आता है। एंड एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब एक्सप्लोड कैसे करता है, जैसे देखिए बॉम्ब का टुकड़ा अगर आप बनाएंगे, देखिए जैसे बॉम्ब है, अभी ये वाला बॉम्ब फटा नहीं है, ये वाला बॉम्ब अभी फटा नहीं है, इसका मोमेंटम कितना है जी, बोलो इसका मोमेंटम कितना है, 0। लेकिन जब ये टुकड़ा टुकड़ा में होगा ऐसे करके तो इसका अपोजिट होगा, यानी एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एक दूसरे कैंसिल कर दिया। फिर देखिए ये वाला जो टुकड़ा होगा ना, यहाँ पर कोई टुकड़ा होगा जो इधर जाएगा, एक इधर की नीचे की ओर जाएगा, ये इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर जो होगा इसका कुछ ये वाला यहाँ होगा, ये इधर जाएगा ना तो ये इधर आ जाएगा, ये इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ना ये इस तरह का हो गया, ये अगर इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा। इस तरीके से जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो रिजल्टेंट मोमेंटम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर था। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, सीखा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो आसान आसान सवाल पूछा है, जो कि अब आने वाले एग्जाम में भी इसी की तरह से सवाल पूछ सकता है, तो ये एक चैप्टर का था जो 2020 का था। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद क्या आया होगा, मजबूरी है आपकी पढ़ना, इसमें थोड़ी ना कोई चॉइस है, जैसे बोलते खाओगे कि नहीं खाओगे, तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि इसको एग्जाम में करना है आपको। खैर इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाले डाल देता हूँ आपके लिए। तो इसी तरीके से अभी केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस महीने हम कर रहे हैं, रेगुलर आते रहेगा, आज से स्टार्ट हो गया है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।